हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर 1 दोस्तों आप सभी के बीच लाया हूं दोस्तों। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव बेसिकली इनमें से कौन नहीं कराता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, राज्य विधानसभाएं, ग्राम पंचायतें, नगर निगम और नगर पालिका परिषद। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके राज्य विधानसभा जो चुनाव होता है ना, सो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। आइए दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि राज्य निर्वाचन आयोग बेसिकली आपके एग्जाम में ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका जो परिषद होता है ना, इन सभी चुनाव कराने का उनका जिम्मेदार होता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि वहीं आपके जो भारत के निर्वाचन आयोग जो होता है ना, सो वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जबकि अगर मैं बात करूं कि राज्य निर्वाचन आयोग एक प्रकार से राज्य स्तर पे काम करता है, जबकि भारत का जो निर्वाचन आयोग एक संघीय प्राधिकरण है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन बेसिकली 73वें और 74वें संवैधानिक के प्रावधानों के तहत किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखना साथीगण। और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, बेसिकली 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यह भारत में संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करने के लिए बेसिकली जिम्मेदार होता है। और दोस्तों, 73वां और 74वां अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पंचायत राज के बारे में जो कि कहा गया है, और वहीं 74वां बेसिकली नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया। ये भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर, तो 1951 से लेकर 56 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना चला था। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर पे आधारित था। अगर दोस्तों इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले कितने आईआईटी की स्थापना किया गया था, तो दोस्तों 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं इनसे रिलेटेड कुछ बात कहूँ, तो 1951 से 56 की अवधि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अवधि थी। अगर मैं बात करूं कि पहली पंचवर्षीय योजना बेसिकली हैरड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगर मैं बात करूं कि जब पहली पंचवर्षीय योजना था बेसिकली किनके कार्यकाल में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी शुरुआत जो कि शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बैसाखी जो त्यौहार है ना, किस महीने में मनाया जाता है। जो ऑप्शन में मार्च दिया गया, अप्रैल, जनवरी और फरवरी। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो बैसाखी त्यौहार है ना, आपके अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है, और यकीनन आप सभी मेरे साथीगण को इस क्लास को देखने के बाद, उनका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको एग्ज़ाम तक इसी तरह से क्लास चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि बैसाखी भारत में हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि यह त्यौहार सिख के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के गठन की स्मृति में बेसिकली बैसाखी फेस्टिवल को मनाया जाता है। आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के गठन की स्मृति में बेसिकली बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आप सबको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्थान एनएचआरसी की स्थापना किया था। वही बोल रखा कि एनएचआरसी का पूरा जो कि क्या है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, हमेशा इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनएचआरसी की अगर पूरा नाम में बात करूं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ जाएगा। और हमेशा दोस्तों मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 दिसंबर को इनका हर एक साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेसिकली 1953 में आया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्य कर रहे हो और एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिमान हो तो चालक दिशा में गति करेगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो नीचे की ओर जो चालक की दिशा में गति करेगा। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में चुंबक से लेकर रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर दोस्तों इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ दोस्तों इस क्लास का अपडेट और साथ ही पीडीएफ दोनों डाल दिया जाता है। वहाँ से भी दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ लेके एक बार दोस्तों क्लास खत्म हो जाए ना तो रिवीजन दोस्तों एटलीस्ट जरूर कर लेना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन है तो बेसिकली दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर एथाइन आ जाएगा। जो हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह का पहला सदस्य बेसिकली एथाइन है। अगर दोस्तों मैं कुछ इनसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य जो कि एथाइन है। एथाइन जिसे एसिटिलीन के रूप में जाना जाता है। और रासायनिक अगर मैं इनकी सूत्र की बात करूं तो C2H2 होता है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में एथाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें से एथाइन का अगर रासायनिक सूत्र की मैं बात करूं तो C2H2 होता है। एथाइन की अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो एसिटिलीन कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। यह सबसे सरल एल्काइन है और इसका उपयोग बेसिकली वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है साथीगण। अगर दोस्तों मैं कुछ और इम्पोर्टेंट की बात करूं तो एल्काइन का अगर रासायनिक सूत्र की मैं बात करूं तो CnH2n-2, जहां n परमाणु की संख्या होता है मेरे दोस्तों। अब सबको याद रखना है हमेशा। अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो शायद एल्काइन हो गया, एल्किन हो गया, इनसे रिलेटेड उनका रासायनिक सूत्र बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है किसकी मदद से दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से दोस्तों मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा ज्ञात की जाती है। दोस्तों हमेशा फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम, दाहिने हाथ के नियम। दोस्तों आप इस क्लास के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं तो एक एक क्लास में दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करा दूंगा। यकीनन आप हम पे विश्वास रखिए दोस्तों। आज से आपके लिए रोजाना 10 बजे दोस्तों जो कि वीडियो अपलोड किया जाता है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, चाहे ग्रुप डी में पूछा हो चाहे NTPC में क्वेश्चन पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके एग्जाम के लिए रहेगा दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सकल राजकोषीय घाटे का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में दोस्तों सकल राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें से कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजन पूंजीगत जो प्राप्ति इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और बेसिकली आपको याद रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी को अगर नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट मारिए, पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कीजिए। आपके लिए दोस्तों ये बेस्ट क्लास होने वाला है आपके एग्जाम तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन भी जो कि बहुत अच्छा दोस्तों है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद बेसिकली क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों तो ऑक्सीजन आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद बेसिकली ऑक्सीजन है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए समग्र रासायनिक समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा जो कि इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2। जो दोस्तों ये आपको समीकरण याद रखना है हमेशा दोस्तों। आपके प्रकाश संश्लेषण से इस तरीके से समीकरण से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो आप सभी मेरे साथी से उम्मीद करता हूँ ये एटलीस्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपके ग्रुप डी में साइंस से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है, विशेष रूप से में थैले जो कि थाइलेकोइड झिल्लियों के भीतर होता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में भी योगदान देता है, वायुमंडलीय CO2 के स्तर को
नियंत्रण करने में बेसिकली प्रकाश संश्लेषण मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर की बात करूं तो उसमें से जो क्लोरीन है ना सबसे विद्युत ऋणात्मक है ऑप्शन के अनुसार। अगर दोस्तों मैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर बात करूं कि क्लोरीन दिए गए विकल्पों में सबसे विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक एक परमाणु की बंधन युग्म जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को माप है। आवर्ती सारणी में विद्युत ऋणात्मकता एक आवर्त में बढ़ती और एक वर्ग में घटती, जो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि क्लोरीन समूह जो 17 हैलोजन में होने के कारण सल्फर एस एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की तुलना में उच्च विद्युत ऋणात्मक रखता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि 2011 में जारी परिवारवार समूहीकरण 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के अनुसार भारत आर्य भाषा परिवार में कितने भाषाएं शामिल है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली 21 भाषा आपके शामिल है। जो भारत आर्य भाषा परिवार में बेसिकली 21 भाषा शामिल है। इसी तरह से दोस्तों आपके रिलेट करके जनगणना से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लू हवाएं आमतौर पर कहाँ से जुड़ी होती है। तो पीछे घटते मानसून, आगे बढ़ते मानसून और सर्दियों के मौसम और गर्मियों के मौसम। तो साथी का इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में जो लू हवा है ना बेसिकली गर्मियों के मौसम में दोस्तों आमतौर पर चलता है, जो हमेशा लू हवाएं से दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लू हवाएं अपनी गर्म और शुष्क प्रकृति के लिए जानी जाती है। ये हवाएं आमतौर पर भारत के उत्तरी मैदानों में गर्मियों के मौसम में चलती है, जो आप सबको मेरे याद रखना है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लू हवाएं भारत के किस दिशा में बहती है, तो उत्तरी मैदान में दोस्तों चलती है, जो आपको याद रखना है। लू हवाएं से जुड़ा तापमान कभी बढ़ सकता है, कभी 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। ये आमतौर पर मई और जून के महीने में दोस्तों लू हवाएं चलता है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद होगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित होने के एक वर्ष के बाद सही ढंग से मिलान की गई है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, जो 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है 1922 में महात्मा गांधी ने चौरा चौरी घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोका दिया। तीसरा पूरा 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरी घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आंदोलन को रोका था। ये दोस्तों बेसिकली जो कि सही ढंग से मिलान करता है, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए इनसे रिलेटेड क्या क्या सही है ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को 1930 में दलित वर्ग संघ में संगठित किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमेशा इनसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में। जनरल डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलीबारी किया था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव किया था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में बार बार पूछा जाता है, अभी कई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरल डायर को किस व्यक्ति, किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों उधम सिंह के द्वारा मारा गया था और बेसिकली लंदन में गोली जाके मारा था। ये आपको हमेशा आपके एग्जाम में उधम सिंह से जनरल डायर से क्वेश्चन संबंधित पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों के वंशानुगत को अध्ययन किया तो F2 पीढ़ी में पौधों के लिए उसे किस फेनोटाइप जो कि अनुपात मिला था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है 9:3:3:1 जो इस क्वेश्चन की आंसर है। और हमेशा जो मेंडल जी है ना वो मटर के पौधे में दोस्तों वंशानुगत के बारे में अध्ययन किया था, जो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके अगर मैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो 9:3:3:1 मटर के पौधे में F2 पीढ़ी के दो लक्षणों के वंशानुगत के लिए मेंडल द्वारा जो कि तैयार किया गया क्या बोल रखा कि फेनोटाइपिक अनुपात है। यह अनुपात जीन के स्वतंत्र वर्गीकरण का परिणाम है
जहाँ दो लक्षणों के एक साथ माना जाता है। मटर के पौधों पर मेंडल का प्रयोग के बीज के जो कि आकार और बीज के रंग जैसे लक्षण शामिल थे जो एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से अलग हो गया था। तो ये दोस्तों इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहा था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जब प्रतिरोध श्रेणी संयोजन से जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर जो कि अंतर कितना होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो आप सभी मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न अंशांश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च शीतोष्ण और उप ध्रुवीय क्षेत्रों तक बहने वाली जल धाराओं को बेसिकली क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं जिसमें से ऑप्शन नंबर ज्वारा दिया गया, गर्म धाराएं, जल बहाव और ठंडी धाराएं। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर की गर्म धाराएं जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो हमेशा आपकी उच्च शीतोष्णीय और उप ध्रुवीय क्षेत्रों को बहाने वाली गर्म धाराएं को कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग, आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, बल्कि खतरों के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं प्रकाश प्रकीर्णन के माध्यम से। आकाश का नीला रंग भी आप समझा सकते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन तारों का टिमटिमाना बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा समझाया नहीं जा सकता, तारों का टिमटिमाना वास्तव में तारों का प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हमेशा दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना बेसिकली किसके माध्यम से होता है, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, जो आप सभी मेरे दोस्तों से उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलियों से गुजारा जाता है तो यह कई बार अपवर्तित मोड़ा होता है, जिससे प्रकाश की दिशा और तीव्रता बदलती जाती है, जिससे तारे का टिमटिमाना हमें दिखाई देता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच संबंध की जांच की गई थी। और इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो भौतिक और रासायनिक गुण जो कि दोनों आ जाएगा। मेंडलीव हो गया, फ्लेमिंग हो गया, ये एटलीस्ट दोस्तों मेंडलीव, फ्लेमिंग और आपके जो मेंडल है इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के बीच में संबंध की जांच की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। यह भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने तत्वों को किस तरीके से व्यवस्थित किया था, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे। आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। दिमित्री मेंडली एक रूसी रसायनज्ञ थे जिन्होंने 1869 में आवर्त सारणी का पहला संस्करण बनाया था। मेंडलीव की तालिका गैलियम, जर्नियम जैसे अन्य तत्वों खोज में सहायक था, जो आप बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो बेसिकली भारत के संघ के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी होता है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना। राष्ट्रपति से रिलेटेड उनसे आर्टिकल, उनसे रिलेटेड दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 60 के अंतर्गत में, जो आप सभी मेरे को याद रखना है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडलीय द्वारा अपवर्तित होता है, इस कारण वास्तविक सूर्यास्त के लगभग जो कि दिखाई देता है। ऑप्शन बोल रखा है कि 1.2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले, 1 मिनट बाद और 1 मिनट पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1.2 मिनट बाद जो हमें वास्तविक सूर्यास्त के लगभग दिखाई देता है, जो आप सबको याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों साथीगण, आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर दोस्तों एक रिव्यू आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, उससे हमें भी उत्साह वर्जित होता है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का है।